साल बाद 3 साल बाद IIT में पाएंगे, कितने बच्चे उसमें से अपने आप को किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में पाएंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे उस रास्ते पे जाएं और बड़े बड़ी जगहों से PhD करें, MSc करें, में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने उसकी फिलॉसफी को समझा है। क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी इक्विलिब्रियम से कैसे जुड़ी हुई है, इक्विलिब्रियम स्टेट फंक्शंस कैसे जुड़े हुए हैं, क्यों इक्विलिब्रियम स्टेट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस में स्टेट फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकते। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस में स्टेट फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकते तो हम इंडिकेटर डायग्राम पे किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस को ड्रॉ ही नहीं कर सकते। हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम फिर से अपने थर्मोडायनेमिकल के टॉपिक के ऊपर आ गए हैं और हमें आज पढ़ना है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस भी हम कह सकते हैं। कई सारे प्रोसेसेस की हम लोग बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? समझते तो हम है ही हैं कि प्रोसेस का सेंस हम समझ रहे हैं कि कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब क्या होता है। लेकिन परिभाषा की नज़रिए से अगर हमें बात करनी हो तो क्या करेंगे, ज़रा समझें। कल की बातचीत में, पिछले लेक्चर की बातचीत में हमने ये बात की थी कि आपके पास P और V के बीच में जो ग्राफ खींचने की जो तरीका होता है, इसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। और अगर आपको कोई पोजीशन मालूम है, जैसे मान लो पोजीशन नंबर 1 है, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको कुछ प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ऐसे ही आपको कोई दूसरा प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू मालूम है तो आप एक दूसरी पोजीशन को भी बता सकते हैं। अब 1 से लेकर के 2 तक आने में आपने ऐसे बार बार बहुत सारे प्रेशरों को चेंज किया है और तभी आप P1 से बढ़ के P2 तक आए और V1 से घट के V2 तक आए। मतलब आपके पास, जैसे सपोज हमने अगर P की वैल्यू ली 100 यूनिट, वॉल्यूम लिया 200 यूनिट, समझिएगा ध्यान से, यूनिट की बात कर रहे हैं, जो भी वैल्यू है। फिर अब आपने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, यहाँ प्रेशर हो गया 200 यूनिट, वॉल्यूम हो गया 100 यूनिट। इसका मतलब है कि जब आपने प्रेशर को 100 से बढ़ाना शुरू किया होगा तो एक समय ये 100.00001 भी बढ़ा होगा, फिर उसके बाद 100.00002 बढ़ा होगा। धीरे धीरे ये सारी वैल्यूज, अब तो दशमलव के सिर्फ 4 ही नहीं, जितनी सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है उन सब तक बढ़ा हुआ होगा। इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते फिर आया होगा 100.01 आया होगा, फिर धीरे धीरे 100.1 आया होगा, फिर बढ़ते हुए 100.50 आया होगा, फिर जाकर के 200 हुआ है। इस तरह से मतलब कहने का है कि यहाँ पर इस प्रेशर ने अपनी वो सारी वैल्यूज ली होंगी 100 से 200 तक आने तक, जो कि संभव हो सकती हैं। जैसे 100 से 200 के बीच में अगर 100.001 एक वैल्यू है तो वो भी इस प्रेशर ने कभी प्राप्त की होगी, बड़े ही बहुत थोड़े समय के लिए प्राप्त की हो, पर की होगी। तो इस तरह से अगर आप उन सारे पॉइंटों को, जो बहुत ही महीन पॉइंट बनेंगे ना, दशमलव के 5 स्थान, 10 स्थान, 50 स्थान तक के अगर आप ले रहे हो तो बहुत सारे महीन पॉइंट बनेंगे और वो सारे पॉइंटों अगर आप देखोगे तो वो एक कंटिन्यूअस लाइन की तरह दिखाई पड़ेंगे और उसको हम पाथ कहते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में जाने की जो प्रक्रिया होती है, वही हम प्रोसेस यहाँ नाम दे रहे हैं। और आपकी ये जो स्टेट है जहाँ से आपने शुरू की है, ये कैसी होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम की स्टेट होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम की स्टेट का मतलब हमने क्या निकाला है? इक्विलिब्रियम की स्टेट का मतलब है एक ऐसी अवस्था जिस समय उसके थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, ये फिक्स हों, जिनको आप नोट कर सकें। आप खुद ही सोचो, आपके पास एक मीटर है जिसमें से प्रेशर, वॉल्यूम है और वो लगातार नंबर तेजी से चेंज हो रहा है। तो अगर नंबर तेजी से चेंज हो रहा है तो आप कौन सा नंबर नोट कर लो, क्योंकि जो नंबर नोट करने जाओगे सेकंड के हजारवें हिस्से में फिर से बदल गया। तो आप जब कोई चीज़ वैल्यू लोगे तो आप उसको नोट करोगे तो उसको रुकोगे ना। थर्मामीटर नापते हो, बुखार नापने के लिए आप क्या करते हो? थर्मामीटर को आपने मुँह में रखा, अब आप वेट करते हो, क्यों नहीं तुरंत मुंह में लगा करके उसको बाहर निकाल लिए। आप जब उसको मुंह में लगाए रखते हो थर्मामीटर को, डिजिटल थर्मामीटर ले लो, तो क्या देखते हो? उसमें नंबर चेंज हो रहे हैं, मान लो किसी को 100 फ़ारेनहाइट फीवर है तो 99.1 हुआ, फिर थोड़ी बार 99.2 हुआ। आपका तो रुक जाओ, ये वैल्यू रुक जाए। तो उसमें सेंसर लगा होता है कि जब वो वैल्यू कुछ 20-25 सेकंड तक रुक जाती है, मतलब फर्दर नहीं बढ़नी होती, तो उसमें बीप बजने लगती है। बीप ना होती तो आप क्या करते? आप ऑब्जर्व करते ना। जब देखते कि अरे 1-2 मिनट से वैल्यू वहीं फिक्स है, नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब है यही फीवर का टेम्परेचर है जो हमको इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा थर्मामीटर के हिसाब से। तो इस तरह से आप रुक करके वैल्यू नोट करते हो।
आप सोचो किसी गैस चैम्बर में हो, आप उसमें वॉल्यूम के लिए आपने मीटर लगा रखा है, प्रेशर के लिए मीटर लगा रखा है, तो आप किसी स्थिति में आपने सिलेंडर को प्रेस किया, पिस्टन को प्रेस किया, तो आप कब रुकोगे? थोड़ी देर रुकोगे, ये देखोगे कि इसका प्रेशर अब वैल्यू फिक्स हो जाए, वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स हो जाए, तब हम उसको नोट करें, तो वो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो आपको ये इक्विलिब्रियम स्टेट ही नोट करनी, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट को ही आप यहाँ पॉइंट पे दिखा सकते हो। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है तो आप कोई प्रेशर, कोई वॉल्यूम वैल्यू पाओगे ही नहीं, तो कभी भी उसको इस डायग्राम में कहीं पर किसी पॉइंट के रूप में दिखा भी नहीं सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस समय हम प्रोसेस डिफाइन करने की स्थिति में आना अगर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रोसेस डिफाइन करें, तो उससे पहले हमको समझना होगा कि इस डायग्राम में, इस प्लेन पर कोई पॉइंट वही हम डिनोट कर सकते हैं जो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। तो आपको इस पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 के बीच में जो ये रास्ता मैंने बनाया है, इस रास्ते को बनाने वाले जितने भी पॉइंट मैंने बनाए हैं वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं। और आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर, जब प्रोसेस हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है। आपने कहा मान लीजिए प्रेशर ही चेंज हो, वॉल्यूम चेंज ना हो, या मान लीजिए प्रेशर ना चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। आपकी एक पोजीशन P है, अब क्या हुआ, इसे हम लोगों ने पढ़ा है, एंड्रयू कर्व में कंडेंसेशन होता है, वॉल्यूम कम होता है, गैस से लिक्विड फेज में जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम यहाँ पर घट के V2 हो जाए जबकि प्रेशर P1 ही रहे, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ P1 V1 है, यहाँ P1 V2 है, और यहाँ पे V1 से वॉल्यूम घट के V2 पहुँच गया है। तो एक चीज़ समझो कि जिस समय प्रोसेस हो रहा होता है उस समय आपके जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं उनमें कम से कम एक वेरिएबल तो चेंज होना ही चाहिए। अगर प्रेशर भी नहीं चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा है, तब तो ये पोजीशन यहीं पे बनी रहेगी, फिर इसको प्रोसेस नहीं कहेंगे। या ऐसा हो सकता है कि प्रेशर वही, वॉल्यूम वही बना रहे, प्रेशर बढ़ जाए तो आपका प्रेशर हो जाएगा P2 जबकि वॉल्यूम है V1। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है, और ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में एक थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसी को ही हम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कहते हैं। मैं लिख देता हूं आपके लिए, जरा लिखें इसके समझने के लिए। इन थर्मोडायनेमिक्स, process refers to the transformation or change of system, from one equilibrium state to another। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस किसको रेफर करता है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन को रेफर करता है। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मेरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जिसमें अवस्था ही बदल जा रही है, जनरली उसको अवॉइड कर रहे हैं प्रोसेस में यहाँ पर दिखाने के लिए, फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट का मामला हो जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन या ऐसे चेंज को रिप्रेजेंट करता है जहाँ सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से कूद करके, मूव करके दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है। ये बहुत ज़रूरी शब्द है कि हम ये बताएं बार बार जोर दे करके कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट से ही इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहे हैं, क्योंकि तभी हम उसको इंडिकेटर डायग्राम में हम डिनोट कर पाएंगे, तभी उसकी मैथमेटिक्स लगा पाएंगे, तभी एक कर्व बना पाएंगे, एरिया निकाल पाएंगे, तमाम तरह के जो हीट कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सब निकाल पाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर क्या हमेशा ऐसा ही होता होगा, क्या मतलब हम दुनिया में जितने प्रोसेस होते होंगे सब ऐसे ही होते होंगे कि जिसके लिए डायग्राम बना सकें या जिसके लिए हम इस तरह से एरिया वगैरह निकाल सकें, तो बेटा मैं यहाँ पे कहूँगा कि हम लोग सिंपलेस्ट केस पढ़ रहे हैं। आप जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, जो थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसको और एक्यूरेट तरीके से कहा जाए तो ये इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो। तो आप ऐसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट उनकी आ सकती है, उसको हम नोट कर सकते हैं, डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं, उनका एरिया निकाल सकते हैं।
एक और थर्मोडायनेमिक्स होती है जिसको कि हम नॉन इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ रही होती, हमेशा चीज़ें गति में ही कर रही हैं। आपको ये इंतज़ार करते रहोगे कि भाई इसकी वैल्यू फिक्स हो, तो इंतज़ार कभी ख़त्म ही नहीं होगा। रियल सिचुएशन की बात, जैसे मौसम का बदलाव है, क्लाइमेटिक चेंज जो होते हैं, सब हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ऐसा हो जाए कि किसी समय 2 मिनट के लिए भी एक खास प्रेशर, एक खास वॉल्यूम, एक खास टेम्परेचर फिक्स हो जाए, ऐसा नहीं हो, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। उसको नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तमाम तरह के थर्मोडायनेमिक, तमाम तरह के केमिकल रिएक्शन, तमाम तरह के मेटलर्जिकल प्रोसेस, तमाम तरह के जियोलॉजिकल प्रोसेस, तमाम तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरह के नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आती हैं। लेकिन उनकी गणित जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अच्छी कहने मतलब है ठीक ठाक टफ होती है। आपको उसमें मार्कोव प्रोसेस लगाना पड़ता है, आपको उसके अंदर स्टोकास्टिक प्रोसेस लगाना पड़ता है, आपको उसके अंदर प्रोबेबिलिटी वगैरह सारा बात करना पड़ता है। वो आगे आएगा। अगर आपका सौभाग्य रहा और आपको कभी ऐसी इस विषय में आगे बढ़ने का मौका मिला, ऐसा पढ़ने का मौका मिला, तब आप संभवतः आपको एक चूज करने का मौका मिलेगा कि आप नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फिर वहाँ उसको हम नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स ना कह के नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहना शुरू कर देंगे। तो वो है आगे की बात है। तो अभी हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक केस पढ़ रहे हैं जहाँ सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है। तो ये जो चेंज होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो आप लिखें, यहाँ पर आगे लिखें, ईच स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल, ईच स्टेट of a thermodynamic system, each state of a thermodynamical system is completely described by set of state variables, pressure, volume, temperature, entropy. When at least one of these variable changes, कम से कम उसमें से एक वेरिएबल चेंज करे, we say the system undergoes a process. So यहाँ पे कह रहे हैं कि हर स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो होती है, इट इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं, तो आपके पास आगे पढ़ोगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते पढ़ते कि आपको एंट्रोपी भी एक स्टेट वेरिएबल दिख जाएगा। तो आप अगर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप कुछ स्टेट वेरिएबल्स का यूज करते हैं, और जब इनमें से एक, कम से कम एक वेरिएबल अगर बदले, तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम किसी तरह के प्रोसेस से गुजर रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल सा आइडिया हो गया है। अगर इसको मैथमेटिकली अगर मैं कहूँ तो आप ये डायग्राम बना लो। इस डायग्राम में मान लीजिए हमारे पास ये है, मान लें P1 V1 इनिशियल स्टेट, और ये मान लें P2 V2 फाइनल स्टेट, या ऐसे लिख दो PI VI और इसे कह दो PF VF। दिस इज द फाइनल स्टेट एंड दिस इज द इनिशियल स्टेट। ये दो स्टेट हैं। तो यहाँ पर इस इंडिकेटर डायग्राम में, इस पीवी डायग्राम में, यहाँ पर हम इस लाइन से, इस पाथ से एक प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ की प्रेशर और वॉल्यूम की जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं, ये प्रेशर वॉल्यूम की कुछ फाइनल वैल्यूज़ को प्राप्त हो रही हैं, और ये दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू फिगर। अब यहाँ टेम्परेचर को भी डाल सकते हैं, रहने तो इतना ज़्यादा आगे बात करेंगे। यहाँ पे लिखोगे mathematically the system moves from some initial state
मैथमेटिकली द सिस्टम मूव फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट, ब्रैकेट में लिख दोगे PI टू सम फाइनल स्टेट PF, comma, the path taken to reach from state 1 to state 2, the path taken to reach from state 1 to state 2 is called the thermodynamical process, is called the thermodynamical process। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लेंगे इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब भांति भांति के हमारे पास थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हैं, जरा उनके बारे में समझें। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की एक परिभाषा आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास एक परिभाषा है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको गंभीर करना चाहूँगा। चूँकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा गंभीरता की तरफ बढ़ते हैं। आपने एक पिस्टन लिया, एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है जिसमें कि एक हैंडल लगा है जिसके आप इसको खींच सकते हैं ऊपर, ये हैंडल है, से आप इसको ऊपर नीचे खींच सकते हैं और आप इस पर दबाव भी डाल सकते हैं। और ये जो स्थिति है इसको आपने किसी टेम्परेचर P1 से और किसी वॉल्यूम V1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। वॉल्यूम तो आप नाप लोगे भाई, ये जो जगह है यही जिसका वॉल्यूम है, ये जगह है, आप नाप लोगे सिलेंडर के अंदर की जगह, आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। लेकिन प्रेशर कैसे नापोगे? तो प्रेशर नापने का तरीका ये होगा कि जैसे ये सिलेंडर है ना, इसका कुछ एरिया होगा, ये जो पिस्टन है इसका कुछ एरिया होगा, इसका एरिया A है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ वजन रख देते हैं, तो इससे क्या होगा, mg फोर्स लग रहा है। आपने 2 ग्राम रखा, आपने 2 किलोग्राम रखा, तो कितना फोर्स यूनिट एरिया पे लग रहा है, तो आपको जितना इन वजन की वजह जितना फोर्स लग रहा है और जो पिस्टन के एरिया उसको डिवाइड करोगे तो आप प्रेशर निकाल सकते हो। तो आपने इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका देख लिया, इसके अंदर का जो पूरा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई आप निकाल लोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। और जितना वजन आप इस पे रखे हो उसको इस पिस्टन के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना प्रेशर लगा रहे हो ये मालूम चल जाएगा। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। अब शुरू में आपने एक डायग्राम ड्रॉ करना शुरू किया। शुरुआती स्थिति ये थी कि मान लीजिए आपने 2 ग्राम रखा था यहाँ पर, तो 2 ग्राम के हिसाब से एक प्रेशर था P और वॉल्यूम था V। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करिए, इस पिस्टन के ऊपर एक बहुत छोटा सा वजन इसके ऊपर रखें, बहुत छोटा सा वजन रखें। कितना छोटा, जितना छोटा आपके पास उपलब्ध हो उतना छोटा वजन आप इस पर रखिए। जब आप उतना छोटा वजन रखोगे तो उस वजन का कुछ वैल्यू होगा, F में कुछ बढ़ोतरी होगी, एक नया प्रेशर आ जाएगा P2। तो वो थोड़ा सा ही बदलाव है तो आपका अब उसकी वजह से थोड़ा सा दबेगा पिस्टन, तो एक नया वॉल्यूम आ जाएगा V2। तो आपके पास एक बहुत पास का बिंदु आ गया और इस बिंदु की वैल्यू है P2 V2। अब आप ये बिंदु इतना पास है कि आपको P1 V1 और P2 V2 में शायद ऐसे नॉर्मल आंखों से कोई अंतर ना समझ में आए, लेकिन चूंकि आपने वजन रखा है, आपने ही उसमें कुछ मिलीग्राम रखा है, तो आपको तो मालूम है भाई कुछ ना कुछ तो असर आएगा ही। तो आप न्यूमेरिकली वो कैलकुलेट कर रहे हो, 17 के 10वें स्थान पे वो अंतर हो, तो इसीलिए आपके ये 2 बिंदु बहुत पास आ गए। फिर अच्छा, कैसे, इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसा है कि अगर आप कल को वजन हटा लो, अगर आप वो वजन जो आपने रखा है बहुत छोटा, अगर उसको हटा लोगे तो ये अंदर का प्रेशर फिर से इस पिस्टन को वहीं पहुंचा देगा जो शुरुआती बिंदु था। समझिएगा इस बात को। तो आपने इतना छोटा प्रेशर वहां लगाया जिसको हटा लेने पर वस्तु अपनी मतलब पिस्टन फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे पहुंच जाए। अगर नंबर की बात करूं मैं तो मान लो शुरू में नंबर था 100 और वॉल्यूम था 200। आपने जो रखा वजन, इस वजन की वजह से ये 100 प्लस 0.001 यूनिट बढ़ गया और ये 0.001 यूनिट घट गया। तो वॉल्यूम में घटोतरी कितनी हुई? 0.001 सपोज
3 ही जीरो क्यों लगाएं? जस्ट ऐसे आप 4 5 कितना भी छोटा आप सोच सकते हो। हाइपोथेटिकली इसको सोचना है। आप सोचोगे सर इतना छोटा वजन लाएंगे कहाँ से? अभी ऐसे मत सोचो, आप थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सोचना शुरू करो, क्योंकि हमें कंसेप्ट की गहराई में उतरना है। तो आपने बहुत छोटा सा वजन रखा कि प्रेशर में बहुत छोटी सी बढ़ोतरी हुई, आपने बहुत छोटा सा वजन रखा जिसकी वजह से वॉल्यूम में बहुत छोटी सी घटोतरी हुई। अब ये ऐसा है कि किसी भी समय अगर आप उस जो एक्स्ट्रा रखा था उसको हटा लो तो ये हट जाएगा, आपका प्रेशर फिर से 100 पहुंच जाएगा, और ये हट जाएगा, आपका वॉल्यूम फिर से वही पहुंच जाएगा। मतलब रिकवर हो सकता है, चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि वजन हमने इतना रख दिया कि पिस्टन दब गया, अब हटा भी लिया वजन तभी पिस्टन दबा ही दबा रह गया, ऐसा नहीं है। रिकवरेबल है, रिवर्सिबल है। तो हम लोग किसकी भूमिका बना रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस की। वैसे तो बहुत ही लूजली लोग कह देते हैं एक ऐसा प्रोसेस जो वापस से अपनी पोजीशन को प्राप्त कर ले, मतलब जिस रास्ते से 1 से 2 जाए उसी रास्ते से 2 से 1 पहुंच जाए, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। पर वास्तव में रिवर्सिबल प्रोसेस क्या संभव होते हैं? क्या रिवर्सिबल प्रोसेस हम कॉमन लाइफ में थर्मोडायनामिकली देख सकते हैं? तो उसका जवाब होता है कि थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को अगर गहराई समझेंगे तो हमको इस तरह की चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हम बहुत छोटा इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप्स करके हम रिवर्सिबल प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। और ये इनफाइनेटली स्मॉल प्रोसेस समान जीवन में होते नहीं हैं, इसीलिए हम आगे बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इन द नेचर आर ऑफ इरिवर्सिबल नेचर, दे आर नॉट ऑफ रिवर्सिबल नेचर, बिकॉज रिवर्सिबिलिटी इज वेरी क्रूशियल कंडीशन, बहुत ही नाजुक कंडीशन होती है, और जो कि सामान्य जीवन में 0.1% ही हो सकता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हों एटॉमिक लेवल पर जो रिवर्सिबल होती हैं। सामान्यतः रिएक्शन जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती है, क्योंकि वो इतनी बारीकी को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी मतलब होता है एज इफ, मतलब लगभग ऐसा कि जैसे स्टैटिक होता है, स्टैटिक जैसा, स्टैटिक मतलब रुका हुआ जैसा, रुके हुए जैसा। तो वैसा है यहाँ पर, मतलब इतना माइन्यूट कि लग रहा है रुका ही हुआ है। क्या आप इसको देखना चाहें? अगर आप इसको एग्जाम्पल में देखना चाहें, जैसे आप दोपहर के दौरान आंगन में एक डंडी आप यहाँ पर खड़ी कर दें, धूप यहाँ पर है, धूप की वजह से इसकी परछाई यहाँ पर पड़ रही है परछाई, ठीक है। आप इस परछाई पर एक निशान लगा दें और अगले 2 मिनट तक देखें कि परछाई कैसे छोटी हो रही है। 5 मिनट देखो, आप लगातार उस परछाई घूरते रहो, आपको पता नहीं चलेगा कि परछाई छोटी हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप 2 घंटे बाद या 20 मिनट बाद आओगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ परछाई तो यहाँ से यहाँ सिकुड़ गई, क्योंकि सूरज जो है दोपहर की तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है, तो परछाई छोटी हो रही है। लेकिन जितने समय तक हम ऑब्जर्व कर रहे थे 1 मिनट 2 मिनट, तो ये इतना कम समय था कि हमें वो चीज़ें स्टैटिक, हमें लग रहा था परछाई तो रुकी हुई है, सूर्य भी लगभग रुका हुआ है। उस गति बहुत धीरे धीरे गति होती है उसकी। तो पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक वो पूरा चक्कर लगाता है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से परछाई जो है दाएं से बाएं छोटी से बड़ी होती है। लेकिन अगर 1-2 मिनट का समय आप रखोगे तो उस 1-2 मिनट के समय में आपको परछाई क्वासी स्टैटिक ही समझ में आएगी। क्वासी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप आंखों से कोई अंतर देख तो रहे नहीं हो, परछाई छोटी हुई दिख तो रही नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है फिजिक्स की नॉलेज से कि भाई सूर्य गतिमान तो है, सूर्य मतलब सूर्य पृथ्वी के बीच में एक सापेक्षिक गति तो है, पृथ्वी तो चक्कर लगा ही रही है, अपनी धुरी पे घूम ही रही है, यानी ये परछाई में चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो इतना कम चेंज है कि 2 मिनट के अंदर वो चेंज लगभग ना के बराबर है। तो हम उसको स्टैटिक लग रहा है, बट हम उसको स्टैटिक कहेंगे नहीं, वो स्टैटिक जैसा लग रहा है। आई होप इसीलिए आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर पा रहे होगे, और थोड़ा सा और सोचिएगा अपने मन में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने क्या किया, ऐसे ही छोटे छोटे मास इस पे वजन रख करके इसको P1 से फिर 1 पॉइंट बनाया, फिर 1 पॉइंट बनाया, फिर 1 पॉइंट बनाया, 1 पॉइंट बनाया, इस तरह करते आपने ऐसे कई सारे पॉइंट बनाए। और चूंकि सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप नोट कर सकते हो, मतलब आपने वजन रखा, छोटा सा वेट किया, एक नया P और V नोट कर लिया, तो ये सब इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट इक्विलिब्रियम वाले हैं जिनको आप नोट कर सकते हो।
और नोट करते करते आप यहाँ से होते हुए किसी पर्टिकुलर जगह तक पहुँचे। यहाँ बहुत सारे पॉइंट जो आपने बनाए, यहाँ जाके रुक गए, यहाँ से शुरू किए तो यहाँ रुक गए, और इसके बीच में जितने भी प्रोसेस हैं ये सब कैसे हैं, ये सब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो इस दौरान आपने 10,000 ऐसे छोटे छोटे मास रखे थे, तो ये रास्ता तो जाने का था। आप जब मास रखते गए, ये वेट रखते गए, तो आपका प्रेशर चेंज होता रहा, वॉल्यूम चेंज होता रहा, और आपको ये सारे पॉइंट मिले और आप 1 से लेकर के 2 तक पहुंच गए। बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद फिर आपने एक एक करके हटाना शुरू किया बारीकी से। जब एक एक करके हटाना शुरू किया तो जो पॉइंट यहाँ था उससे यहाँ खिसका, फिर यहाँ खिसका, फिर यहाँ खिसका, और धीरे धीरे खिसकते 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 ये सारे पॉइंट को अवेल करते 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 सिस्टम फिर यहाँ से आ गया। तो जब आपने सारे वेट हटा लिए जो आपने रखे थे, तो फिर से पॉइंट यहीं पर पहुँच गया। तो इसका मतलब है सिस्टम के स्टेट नंबर 1 से 2 तक जाने का जो रास्ता था, ये एरो दिखा रहा है, और सिस्टम के स्टेट नंबर 2 से 1 तक आने का जो रास्ता था, जो ये एरो दिखा रहा है, दोनों एक ही पाथ पर हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या देंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब यहाँ से गए स्टेट नंबर 2 में, सिस्टम में कुछ बदलाव हुए, उसके बाद स्टेट नंबर 2 से 1 में आए, सिस्टम से सारे बदलाव वापस ले लिए गए और सिस्टम जस का तस हो गया। ऐसा नहीं होता है सामान्य जीवन में। तो हम इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं इनको हम नाम देते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, या इनको ही रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। इसीलिए अगर कहीं आपको किसी केमिस्ट्री में किसी खास जगह पर, किसी एलिमेंट्री पार्टिकल के लेवल पर, क्वांटम लेवल पर, जब हम कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता हुआ देखते हैं तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रेयर थिंग जो कि हमको दिखाई पड़ रही है। अगर वो सच में ट्रू सेंस में रिवर्सिबल है तो इसका मतलब है यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग वेरी रेयर थिंग। हालांकि डिफाइन करने में तो हमारे लिए कोई महारत है हमारी, तो और हम डिफाइन करके इस तरह के प्रोसेस डिफाइन करते हैं और फिर इस पर मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। इसीलिए हम इस तरह के प्रोसेस ना होने के बावजूद प्रकृति में इनको एक आइडियल सिचुएशन की तरह मान करके इनकी मैथमेटिक्स करने के लिए इनको हम कंसिडर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो लिखें इसके बारे में, रिवर्सिबल या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। हेडिंग है हमारी रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक, रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यहां पे लिखेंगे इफ द सिस्टम रिमेन्स इन equilibrium or infinitesimally close to इक्विलिब्रियम। मतलब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे या इक्विलिब्रियम के बहुत नज़दीक हो। इनफाइनिटेसिमली मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज, इतना क्लोज कि आप डिस्टिंग्विश ना कर सको। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है या इनफाइनिटेसिमली क्लोज रहता है इक्विलिब्रियम के थ्रू आउट द प्रोसेस, it is called quasi static या रिवर्सिबल। it is called quasi static या रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। सो ऐसा मान करके by this assumption we can trace, बस यही हमारा स्वार्थ है यहाँ पर, we can trace the process on indicator diagram और PV कर्व। हम उसको इंडिकेटर डायग्राम, प्रोसेस को इंडिकेटर डायग्राम पे या पीवी कर्व के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं एंड अप्लाई द थर्मोडायनेमिकल
थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, जो कि हम आगे डिराइव करेंगे, तमाम तरह के CP CV और सबके रिलेशंस डिराइव करेंगे, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशन कंसिस्टेंटली आराम से, कंसिस्टेंटली मतलब बिना किसी, आराम से, बहुत ही प्रेम से हम ये सारे लॉज उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये माने कि सिस्टम जिसमें इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम के बहुत नज़दीक रहता है जब तक प्रोसेस चल रहा होता है, उसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ऐसा करने से इस अजम्पशंस, देखो मैं यहाँ बार बार अजम्पशन वर्ड कह रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ पर परेशान मत होइएगा कि सर वास्तव में होता है कि नहीं। इट इज़ स्टिल एन अजम्पशन। अगर आप कहोगे सर जो होता ही नहीं है अजम्पशन ही है, तो फ़ायदा क्या बेटा? फ़ायदा इसलिए ताकि हम सिस्टम को थोड़ा सा परफेक्ट मान करके कम से कम सिस्टम की कुछ % फिजिक्स को तो जान जाएं। अभी इस लेवल पर शुरुआत में लोगों ने तो पहले जो जिसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है उसके बारे में कुछ मालूम हो जाना एक बड़ी बात होती। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देखो, सोचो आपके पास जैसे नॉर्थ कोरिया है, कुछ नहीं मालूम हमें उसके बारे में, पता नहीं, लोग जो बता रहे हैं मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसे में कोई ऊपर से सैटेलाइट जाए और उसने कुछ फ़ोटो खींच ली उसकी, तो वो जो फ़ोटो होंगे बड़ी मूल्यवान हो जाएंगे कि भाई कम से कम कुछ तो मिला जिससे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं है हमारे पास तो कुछ आइडिया ही हमारे लिए एक बड़ी बात हो जाती है। बस वैसा ही कुछ है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स डेवलप हो रही थी तो हमें मालूम ही नहीं था कि कौन सी फिजिक्स लग रही, कौन सी मैथमेटिक्स लग रही, क्या लग रहा है इसके अंदर। तो लोगों ने थोड़ा सा कहा कि चलो भाई ऐसा है, एकदम रियलिस्टिक सिचुएशन में फंसने से पहले हम कुछ अजम्पशन कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडियल होकर बात करते हैं, फिर देखते हैं कि मोटे मोटे तौर पे फिजिक्स को समझ में पकड़ में आनी शुरू हो जाए। फिर जब फिजिक्स पकड़ में आनी शुरू हो जाएगी, मैथमेटिक्स पकड़ में आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर हम उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते करते कभी मैथ के सहारे, कभी एग्जाम्पल्स के सहारे, कभी एक्सपेरिमेंट के सहारे, कभी एनालॉजी के सहारे, कभी फिलॉसफी के सहारे हम इसके अंदर की गहराइयाँ समझनी शुरू कर देंगे। इस तरह से विकास हुआ था इस पूरे सब्जेक्ट का। किसी भी सब्जेक्ट का विकास ऐसे ही होता है, सिंपलेस्ट आइडियल सिचुएशन, देन मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स, एंड वी गेट मोर रियल सिचुएशन, मोर रियलिटी, और इसी तरह से विज्ञान का विकास होता रहता है। तो इसलिए अजम्पशन वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। सो बाय दिस अजम्पशन वी कैन ट्रेस द प्रोसेस ऑन इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम मतलब वो जो पीवी कर्व है उस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा होगा? वी कैन अप्लाई द थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। अभी इस टॉपिक के बाद मैं आपको बताऊंगा, आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा भी होगा, कैसे अगर आपके पास पीवी कर्व है तो आप उसके द्वारा घेरा गया जो एरिया होता है उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको उस प्रोसेस के दौरान कितना वर्क हुआ है, सिस्टम ने सराउंडिंग में कितना वर्क किया है या सराउंडिंग ने सिस्टम पे कितना वर्क किया है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो मैथमेटिक्स आप कब लगा पा रहे हो? जब आपने एक ड्रॉ किया ना, इंडिकेटर डायग्राम पे कर्व ड्रॉ किया, उस कर्व के नीचे घेरा गया एरिया निकाला, फिर साइक्लिक कर्व ड्रॉ किया, फिर साइकिल के द्वारा घेरा गया एरिया निकाला। अब ये ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब आप आइडियल सिचुएशन वाली बात मान रहे हो कि सब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हैं। तो आगे लिखेंगे, इसी के आगे लिखें द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये तो हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात हो गई, इसको रिवर्सिबल कहते हैं। तो इरिवर्सिबल क्या होता है, यानी इसका उल्टा क्या होता है? तो वहां पे हम लिख दे रहे हैं द इरिवर्सिबल। आई होप स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है कि आप बोर्ड पे बहुत साफ ना दिख रहा हो। तो द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर विदाउट इक्विलिब्रियम। द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर विदाउट इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल जैसे रैपिड कंप्रेशन। कोई कहेगा बच्चे सर इतना लिख देंगे तो क्या नंबर मिल जाएंगे? अरे बिल्कुल मिल जाएंगे नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा लिखने, साइंस में ऐसा नहीं है बेटा कि बहुत ज़्यादा लिखने के नंबर हो जाए ऐसा। अगर आपने मज़े की चीज़ लिख दी है, सही से लिख दी है, देन इट्स गुड। अगर आपको लगे कि भाई परिभाषा तो बड़ी छोटी सी है, रिवर्सिबल प्रोसेस में कहता है रिवर्सिबल प्रोसेस आर विदाउट इक्विलिब्रियम, बस इतनी परिभाषा, ये भी एक परिभाषा है, और इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको बैकअप दे दो। हालांकि और लिखने वाली परिभाषा तो आप 12th में आपने पढ़ी ही है, आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी है, लिख सकते हैं वहाँ से भी,
मेरा उम्मीद ये है कि जो फिजिक्स के नज़रिए से हम लोगों ने ये अभी देखा है, ये शायद आपको पहली बार ये समझ में आया हो या आपने इसको ज़्यादा नहीं सुना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस रास्ते को अपनाया है। इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव डेफिनेशन। ओके, सामान्यतः अट्रैक्टिव डेफिनेशन कौन सी होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जहाँ ऑब्जेक्ट अपने उसी पाथ को रिट्रेस करता है, ऐसी परिभाषाएं होती हैं। बट वो सिचुएशन होती कैसे है वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की है। तो द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर विदाउट इक्विलिब्रियम, दैट इज लाइक एग्जाम्पल के तौर पर रैपिड कंप्रेशन या नेचुरल हीट कंडक्शन। नेचुरल हीट कंडक्शन, भाई चाय आपकी गर्म हो जाती है, गर्म चाय रख के ठंडी हो जाती है, तो ये तो नेचुरल हीट कंडक्शन है, इरिवर्सिबल है। तो दोबारा से अपने आप तो ऐसा नहीं कमरे में रखा और वो फिर से सारी हीट खींची गर्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे लिखेंगे दीज प्रोसेसेस कांट बी डिस्क्राइब्ड प्रिसाइसली, मतलब बहुत एक्यूरेटली, बाय यूजिंग स्टेट फंक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं तो स्टेट फंक्शन कहाँ से निकालोगे। सो इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि एक क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स भी होती है, सो इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स द equilibrium ensures that the process can be analyzed। इस प्रकार से, ये आखिरी लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ इस लेक्चर की। सो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम, मैंने शुरुआत में कहा था कि इक्विलिब्रियम को पढ़ना क्यों आवश्यक है, इसको जानने की जब हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो चेष्टा है उसमें हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम इस बात की गारंटी लेता है कि आप जिस प्रोसेस की बात कर रहे हो उसको एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि आप रिवर्सिबल को ही ग्राफ बना सकते हो, उसी ग्राफ के ऊपर आप थर्मोडायनामिकल लॉ लगा सकते हो, उनका एरिया, उनके द्वारा घेरा गया एरिया, ये सब बता सकते हो। तो उस हिसाब से अगर आपके पास इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, तभी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये इंश्योर करता है कि प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, और रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि आप उसके ऊपर थर्मोडायनेमिकल रिलेशन कंसिस्टेंटली अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप उस प्रोसेस के द्वारा सिस्टम को पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से इक्विलिब्रियम को मानना, इक्विलिब्रियम को समझना क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पर रुकता हूँ। अगला जो मेरा क्लास होगा बच्चों, उसमें हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा सा इंडिकेटर डायग्राम की बार बार बात हो रही, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे इरिवर्सिबिलिटी को थोड़ी सी और गहराई में देखेंगे, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी को तो हमने काफ़ी गहराई से देखा है, थोड़ा गहराई ज़रूरत है रिवर्सिबिलिटी को भी समझने की। ये अगर किसी तरह से देखो, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, मैं इस थर्मोडायनेमिक्स को एक अनकन्वीनियंट तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, थर्मल फिजिक्स को एक लिटिल बिट अनकन्वीनियंट तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। अनकन्वीनियंट मतलब थोड़ा ज़्यादा ही गहराई में जाके बात कर रहे हैं, लेकिन इसका कारण ये है ताकि अगर आप किसी तरह से प्रयास करके, अगर मैं अपनी बात को समझाने में पूरी तरह सफल हुआ और आप उसको समझने में सफल हुए, तो आप थर्मल फिजिक्स की जिस्ट समझ जाओगे, उसकी जो आत्मा है उसको समझ जाओगे। और ऐसा करने के बाद फिर आगे आपको थर्मल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो कि इसके आगे के चरण होते हैं, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने उसकी फिलॉसफी को समझा है। क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी इक्विलिब्रियम से कैसे जुड़ी हुई है, इक्विलिब्रियम स्टेट फंक्शंस कैसे जुड़े हुए हैं, क्यों इक्विलिब्रियम में स्टेट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस में स्टेट फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकते। तो अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस में स्टेट फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकते, तो हम इंडिकेटर डायग्राम पे किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस को ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको आगे जा करके भी लांजुआ थ्योरी जब पढ़ोगे तो वहाँ पर भी काम देती है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम
मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि ये वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से कितने बच्चे अपने आप को आगे के 2 साल बाद 3 साल बाद आईआईटी में पाएंगे, कितने बच्चे उसमें से अपने आप को किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में पाएंगे। क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे उस रास्ते पर जाएं और बड़ी बड़ी जगहों से पीएचडी करें, एमएससी करें। तो मेरा एक तरह से दायित्व तो बन रहा है कि जो मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है मैं आपको दूं, ताकि कम से कम जब आप वहाँ जाएं तो एक समय याद तो करें कि हाँ सर ने कुछ बताया था, और बड़ा ही उस समय तो हमको बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अभी ये ठीक चीज़ थी जो मुझे अब हेल्प कर रही है।